फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के फेमस पर्सनालिटी लुइस फोर्टीन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये मैटर डुअल लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से 2 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, लुइस फोर्टीन की बायोग्राफी एंड लुइस फोर्टीन की होम पॉलिसी। शुरू करने से पहले हम लुइस फोर्टीन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लुइस फोर्टीन फ्रांस का शासक था, ये जानते रहिए। लुइस फोर्टीन का टाइम पीरियड 1661 से 1715 था। लुइस फोर्टीन के फादर का नाम लुइस 13 था और माँ का नाम मैरी डी मेडिसी था। इनका सरनेम द सन किंग था। शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस कमेंट कहा जाता है लुइस फोर्टीन के बारे में कि विश्व के इतिहास में लुई 14वें का नाम उन व्यक्तियों की श्रेणी में आता है जो कि अपने युग को इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि उस युग का नामकरण ही उन्हीं के नाम से लिया जाता है। वैसे ही थे लुइस फोर्टीन। लुइस फोर्टीन ने फ्रांस के शासक के रूप में यूरोप की राजनीति को इतना अधिक प्रभावित किया कि यह काल इतिहास में लुई 14वें के युग द एरा ऑफ लुइस फोर्टीन के नाम से विख्यात हुआ। तो ये खास बात थी लुइस फोर्टीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, लुई फोर्टीन की बायोग्राफी। तो देखिए, लुइस फोर्टीन का जो जन्म है वो 1638 में हुआ था। लुइस फोर्टीन अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1648 ईस्वी में फ्रांस के शासक बने। लेकिन अब आप देखेंगे कि एज तो बहुत कम है क्योंकि ये 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष की अवस्था होने के कारण उनकी माता मैरी डी मेडिसी उनकी संरक्षिका बनी, यानी कि गार्जियन बनी। और एक और खास पर्सनैलिटी है साथ में, प्रधानमंत्री के पद पर कार्डिनल मेजारिन बने रहे। तो ये 2 नाम आप ध्यान रखिएगा, एक कार्डिनल मेजारिन और दूसरा इनकी माँ मैरी डी मेडिसी। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन से रिलेटेड। लुइस फोर्टीन को गणित, इटालियन एवं लैटिन की शिक्षा मिली थी, परंतु यह भी सच है कि यह अत्यधिक शिक्षित नहीं थे। लेकिन अगर हम राजनीति में देखें तो इनकी प्रतिभा बहुत ही प्रशंसनीय थी। अब आप देखिए कि लुइस फोर्टीन के बारे में और क्या खास बातें हैं। तो जब 1661 ईस्वी में मेजारिन की मृत्यु हो गई। मेजारिन कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मेजारिन की मृत्यु के समय तक लुइस फोर्टीन बालिग हो चुका था, अतः उसने मेजारिन की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो मैं यहाँ पर एक आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ कि 1648 ईस्वी से 1661 तक वह नाम मात्र का शासक था। कौन? लुइस फोर्टीन। क्योंकि फ्रांस का शासन वास्तविक रूप में मेजारिन के हाथों में था, किंतु 1661 ईस्वी में मेजारिन की मृत्यु के समय तक वह बालिग हो चुका था, अतः उसने मेजारिन की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, ठीक है। और अब ये आप कह सकते हैं कि वह वास्तविक शासक बना रहा। तो अब आप देखिए कि यहाँ तक तो वो वास्तविक शासक बना रहा, तो इसका शासन अब कब खत्म होता है? तो 1715 ईस्वी में वह 77 ईयर का जब हो गया था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो मतलब 77 वर्ष तक उसने शासन किया पूर्ण रूप से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, होम पॉलिसी ऑफ लुइस फोर्टीन। लुइस फोर्टीन की होम पॉलिसी क्यों खास है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? भाई इतना फेमस था, अगर हम उसके एरा को ही लुइस फोर्टीन के नाम से जानते हैं तो क्या खास बात थी उसकी होम पॉलिसी में? तो यहाँ पे देखिए, इसके 3 इम्पॉर्टेंट तो 4 टोटल इसकी पॉलिसी हैं। एक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की, दूसरा मेजर डिपार्टमेंट, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर एंड रिलीजियस पॉलिसी। हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की। क्या होता है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। और निरंकुश राजतंत्र कब होता है? जब हम जिस भी सिद्धांत का पालन करते हैं उसमें अगर डिवाइन राइट की बात आती है। जैसे देखिए यहाँ पर उसने राज्य के दैवी अधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया
ही एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट। अब ये डिवाइन राइट क्या होता है? इसमें होता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जब वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो थोड़ा तानाशाह तो हो ही जाएगा, लेकिन तानाशाह होते हुए भी, डिवाइन राइट को मानते हुए भी वो बहुत ही फेमस किंग था। ठीक है, उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी रही होगी। इसी में आगे देखिए कि वह ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि वो केवल और केवल आंसरेबल किसके लिए? गॉड के लिए है, ना कि पब्लिक के लिए। प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य, मतलब प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। मतलब कि वो जो भी प्रजा है, जो पब्लिक है उसके अंडर में, उसके आज्ञा को इग्नोर नहीं कर सकती। उसने स्वयं को कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये इसकी ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी। नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे मेजर डिपार्टमेंट। मेजर डिपार्टमेंट में कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट थे? तो एक तो मिलिट्री डिपार्टमेंट, दूसरा फॉरेन डिपार्टमेंट और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला मिलिट्री डिपार्टमेंट में क्या था कि सेना में जो भी ऑफिसर्स या सैनिक रखे जाते थे वो केवल और केवल मेरिट बेस पे थे, कि उनको योग्यता के आधार पर ही रखा जाता था। कोई भी नहीं लिया जाता था कि सोर्स के आधार पर किसी को रख लें। आप कैपेबल हैं, आप सैनिक बनने के योग्य हैं, तभी आप उसकी फोर्स में, उसकी आर्मी में रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉरेन डिपार्टमेंट। कोई भी वॉर हो, कोई भी ट्रीटी हो, उसका लास्ट डिसीजन किंग के हाथ में है। ठीक है, ये पूरा कंट्रोल रखता था फॉरेन डिपार्टमेंट पे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं वो है कोलबर्ट। कोलबर्ट की खास बात ये है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ का मैनेजमेंट या अर्थव्यवस्था बना रखी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम देखेंगे लुईस XIV ने वॉर या इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, लेकिन कभी भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती, उसको पैसों की कमी नहीं होती। इसका सब श्रेय जो है वो कोलबर्ट को जाता है। ठीक है, तो इसके 3 मेन डिपार्टमेंट थे, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। इसमें क्या खास बात थी? तो मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ गुप्ता एज की। एंशियंट टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में देखें तो बहुत से एम्परर और जो है वो एम्पायर आए, लेकिन हमने उसमें देखा कि गुप्ता एज को ही गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप गोल्डन एज या सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप हर एक क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट हो। तो हम लुईस XIV के टाइम पे देखते हैं कि उसने लिटरेचर एंड कल्चर में भी बहुत डेवलपमेंट किया। यहाँ पे कुछ 2-3 नाम हैं, देखिए कोर्निल के बारे में। कोर्निल जो है वो फादर ऑफ फ्रेंच सिनेमा थे, ये आप देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट की ही देन है। दूसरा, महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे रेने देकार्त, ये फिलोसफर हैं एंड मैथमेटिशियन हैं रेने देकार्त। और तीसरा देखिए वर्साई का राजमहल, जो द पैलेस ऑफ वर्साइल ये फ्रेंच आर्किटेक्चर का एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थे डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजियस पॉलिसी। जो लुईस XIV की 4th एंड लास्ट रिलीजियस पॉलिसी है वो हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे। ऐसे तो आपने थोड़ा तो समझ ही लिया कि लुईस XIV जो है वो डिवाइन राइट को मानता है, तो डिवाइन राइट को मानता है। और अब इसमें हम जो 2 पार्ट में देख रहे हैं उसमें देखिए रीगले का संघर्ष और दूसरा है गैर कैथोलिक का दमन। तो ये रीगले का संघर्ष किसके बीच में हुआ? लुईस XIV एवं पोप इनोसेंट के बीच में हुआ था। इसमें बात ये थी कि लुईस XIV ने 1682 में 1682 ईस्वी में फ्रांस में एक घोषणा की। क्या घोषणा की थी? कि फ्रांस में पोप से वह ऊपर है, चाहे वो धर्म का ही मामला क्यों न हो, और स्वयं को चर्च का ज्येष्ठ पुत्र मानता था। तो ये इनका था। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ कि वो कैथोलिक धर्म को मानता था। कैथोलिक धर्म को जो मानते हैं उनकी फिलॉसफी ये होती है कि उनमें पोप जो है वो सर्वोपरि होता है, न कि किंग। लेकिन यहाँ पर लुईस XIV के टाइम पीरियड में जो आप देखेंगे इसमें लुईस XIV अपने आप को सर्वोपरि बताता है। ठीक है, तो ये एक खास बात
ये आप देखेंगे। तो जब इसने घोषणा करा दी तो पोप जो है वो मानने से मना कर दिया और इस घोषणा को अमान्य घोषित कर दिया। तो ये रीगले के संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैर कैथोलिक का दमन। इसमें क्या हुआ, इसके चलते गैर कैथोलिकों को फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा। तो ये था गैर कैथोलिक का दमन, ये रिलीजियस पॉलिसी थी लुईस XIV की। अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार लुईस XIV की धार्मिक नीति ने उसकी विदेश नीति को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे राजनीति में ब्रिटेन का दबदबा बढ़ता गया। तो ये थी होम पॉलिसी लुईस XIV की। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।